नमस्कार साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबी शिक्षा में, जो कि नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। एक बार आप लोग ये बता दीजिएगा, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? एक बार ये बता दीजिए क्या आवाज आ रही है, उसके बाद हम लोग जी। एक बार आप लोग सभी कमेंट करके बता दीजिए आवाज आ रही है या नहीं, सब क्लियर है या नहीं। कलेक्टर साहब जय हिंद आपको भी। रूबी जी पूछ रहे हैं कि हेलो सर। मालती सिंह, आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही, पहले ये बता दीजिए, उसके बाद क्लास शुरू कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि मैं कुछ बातें समझाने लग जाऊं और हो सकता है आवाज ही ना आ पा रही हो आप तक। तो पहले सब ऑल सेट रहे। गुड इवनिंग मालती जी, आपको भी। रूबी जी का मैसेज है कि इंग्लिश मीडियम पीसीएस यूपीएससी के लिए बैच लाइए। बिल्कुल, क्यों नहीं, जल्द ही इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं और जल्द ही लेकर आते हैं। दोनों मीडियम में लेकर आएंगे, केवल अंग्रेजी नहीं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। मालती जी ने बताया आवाज आ रही है, ठीक है। बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोग भी बताइए ना, अटेंडेंस लगाओ अपनी। भाई, अटेंडेंस लगाकर ये तो बताओ आप लोग कौन कौन यहाँ पर हैं। समझाते हुए मुझे ध्यान रहे कौन कौन सुन रहा है इन बातों को। हायर एजुकेशन की ये तीसरी क्लास है आपकी। अभी तक दो कक्षाएं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दोनों कक्षाओं में कुछ जो बातें डिस्कस की हैं वो आज क्वेश्चन फॉर्म के रूप में मैं आपसे पूछने वाला हूँ, बशर्ते आप लोग तैयार रहें कि जवाब देने के लिए आप लोग तैयार हैं। इन दोनों कक्षाओं में कालानंद जी हेलो, नेहा जी गुड इवनिंग आपको भी, और बाकी लोग भी धीरे धीरे अब हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चलिए, हम लोगों की नेट में जो एक टॉपिक है हायर एजुकेशन, नेट जेआरएफ की जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एनटीए द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है, यूजीसी का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इसको कराया जा रहा है। एनटीए के पास इसका एक तरह से मान लो टेंडर या फिर ठेका है इस एग्जाम को कराने का। तो इस एग्जाम में जो दो एग्जाम्स होते हैं, दो पेपर होते हैं, इस पूरे एग्जाम में दो हिस्से होते हैं। एक पहला पेपर होता है, इसको पेपर फर्स्ट बोला जाता है, जिसको कहा जाता है कि फर्स्ट पेपर जो एक एप्टीट्यूड पेपर है, जिसमें आपकी स्किल्स के बारे में बात होती है, वो सब पेपर है। आयुष जी आपको भी प्रणाम। मनीषा सिंह गुड इवनिंग आपको भी। मनीषा जी जी, अच्छा आवाज आ रही है। कलानंद जी बोल रहे हैं कि करण सर का क्लास हम कर रहे हैं खान सर के यहाँ पर। ठीक है, आप करते रहिए। ये जो कक्षा है ये नेट जेआरएफ के लिए है, फर्स्ट पेपर के लिए है। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल कराई जा रही है, जिसमें जो सबसे बेस्ट कंटेंट हो सकता है वो सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर में हम लोग जो फर्स्ट पेपर के जो 10 यूनिट्स हैं उसमें से एक यूनिट से हमने शुरुआत की थी। पहले यूनिट का जिसको हमने शुरू किया उसका नाम है हायर एजुकेशन, जिसमें हम लोगों को एजुकेशन के कई सारे पक्ष समझने, जिसमें ये समझना था कि एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुई वैदिक युग में, उस समय एजुकेशन कैसे दी जा रही थी, टीचर्स को क्या कहा जाता था अर्थात शिक्षकों को क्या कहा जाता था, शिष्यों को क्या कहा जाता था, स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता था, जिनके अलग अलग नाम लिए जाते थे वो सब क्या था, ये सब हमने समझा था। उससे धीरे धीरे हम लोग मॉडर्न एज की तरफ बढ़े कि जब ब्रिटिश काल में एजुकेशन को लेकर क्या क्या बदलाव लाए गए, वो सारी बातें हमने यहाँ पर समझी थी। कलानंद जी बीपीएससी के लिए वो काम में आएगा ना? हाँ बिल्कुल काम में आएगा, क्यों नहीं आएगा। रक्तिमा जी गुड इवनिंग, आज समय पर आए आप। ग्रो टू सक्सेस हाय, बिल्कुल। शिखा जी गुड इवनिंग। चलो, अब आप लोग सब आ गए हो तो अब लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। कि मैं पिछली क्लास से जो दो कक्षाएं हुई उनसे कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूँ, देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब देते हैं। हम लोग समझेंगे कि आप में से कितने लोग सही जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहला प्रश्न यही है, ये बताइए कि स्टूडेंट्स के जितने टाइप्स होते थे उन टाइप्स में मैंने एक नाम बताया था वैदिक युग के दौरान कि आदित्य जो है
किन छात्रों को कहा जाता था? आदित्य किसे कहा जाता था? लाखन जी हाय, हेलो, आपको भी जल्दी जल्दी जवाब देना, क्योंकि मुश्किल से 5-10 मिनट में ये सारा रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताइए। आदित्य जो वैदिक युग में जो स्टूडेंट्स के 4 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, एक टाइप जो बताया था वो था स्नातक, उसके बाद एक टाइप बताया था वसु, एक रुद्र, और एक बताया था आदित्य। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आदित्य कैसे वाले पहले वाला क्लास नहीं किए हैं सर? यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे, नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर की प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो पहली 2 कक्षाएं भी आपको देखनी है, हालांकि 3 कक्षाएं देखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली कक्षा में मैंने यही समझाया आप लोगों को कि नेट जेआरएफ होता कैसे है, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, कितना समय किस पेपर को अलॉट करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी है, वो सारी बातें उस क्लास में डिस्कस हुई थी। उसके बाद हमने शुरू कर दिया था वासु। लाखन प्रसाद जी बोल रहे हैं, नहीं मैं आदित्य के बारे में पूछा है कि आदित्य जो टाइप था वो किस टाइप के स्टूडेंट्स को कहा जाता था, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताएं थी। हमने समझा था ना, 4 टाइप समझे थे स्टूडेंट्स के बारे में। एक था स्नातक, जिसको ग्रेजुएट भी कहते हैं। एक टाइप था वसु। इसके अलावा एक और टाइप था जिसका नाम था रुद्र। और एक और टाइप था, चौथा प्रकार था आदित्य। बताइए कि क्या आपको पता है ये किसे किसे कहा जाता है? यही तो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं आप लोगों से। पीके स्टडी पीजी नेट। पीके स्टडी पीजी नेट, हाँ, नेट और जेआरएफ के लिए जो आपका एग्जाम होता है फर्स्ट पेपर, उसके लिए क्लास चल रही है। बार बार यार वही बात नहीं बताएंगे कि पहली क्लास चल रही है, नेट जेआरएफ के लिए चल रही है। किरण भारद्वाज जी, आपको भी गुड इवनिंग। आयुष कुमार सर, ये क्लास टुमारो वाले के लिए काम में आएगा, प्लीज बता दीजिए। कॉमर्स वाले के लिए क्यों नहीं आएगा? कॉमर्स वाले के लिए, जब आप कॉमर्स से, कॉमर्स एक आपका सब्जेक्ट है जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, जिसको एमकॉम बोलते हैं। एमकॉम करने के बाद आप जब नेट जेआरएफ का एग्जाम देंगे, एमकॉम का एग्जाम देने एमकॉम पास करने के जब नेट जेआरएफ का एग्जाम देंगे, तो 2 एग्जाम आपको देने, एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो सभी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए इक्वल है, और हम वही पढ़ रहे हैं, तो सब काम आने वाला है। सेकंड जो आपका पेपर होगा, आप वो कॉमर्स से आप अपना एग्जाम देंगे, जहां पर कॉमर्स से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे। मनीषा जी ने जवाब दिया 4 वेद की नॉलेज, बिल्कुल सही जवाब है आपका, कि जिसको 4 वेद की ज्ञान प्राप्त हो, 4 वेद का बारे में उसने पढ़ाई की हो, साथ में 48 ईयर्स का, 48 साल का कोर्स कंप्लीट किया हो, उसको आदित्य कहा गया है। वैसे ही स्नातक में अगर समझते हैं, स्नातक में समझते हैं वो व्यक्ति या वो स्टूडेंट जिसको 1 वेद का ज्ञान होता है, वसु जिसको 2 वेद का ज्ञान होता है, और रुद्र जिसको 3 वेद का ज्ञान होता है। एजुकेशन के पाठ्यक्रम की अगर सिलेबस की बात करें, तो ये लोग 12 साल तक स्टडी करते थे, जिसको वसु कहा जाता था वो 24 वर्ष तक, और जिनको रुद्र कहा गया 36 या 36 वर्ष तक। 12-12 का डिफरेंस है, 12, 24, 36, 48। तो यही अंतर है, ये हमने समझा था। इसके अलावा कुछ और बातें अगर समझें, कुछ और बातें मुझे पूछनी थी आप लोगों से। हमने समझा था तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में, और इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी की बात की थी, नालंदा महाविहार या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी। इन दोनों को ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व विरासत जो साइट्स हैं उसमें शामिल कर लिया गया। आपको ये बताना है दोनों को कब कब शामिल किया गया, जल्दी बताइए। हाँ, ये 2-3 सवालों के अगर आप जवाब दे देंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। जवाब देना जरूरी है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं कैसे मानकर चलूं कि जो मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करने के लिए समय इन्वेस्ट करता हूं, उसका कोई पॉजिटिव फ्रूटफुल रिजल्ट भी आ रहा है या नहीं? और तभी तो संभव है जब आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करें।
मैं आपसे प्रश्न पूछूं अगर पिछली कक्षा से, तो आप लोग उसका जवाब देने के लिए तुरंत तैयार रहें। देखता हूं मैं कितनी देर में आपका जवाब आता है। मालती सिंह ने भी बोला है कि 4 वेदों का ज्ञान हो। बिल्कुल, लेकिन आपने काफी लेट बताया, अगला प्रश्न मैं पूछ चुका हूं तब तक। लेकिन सवाल, आपका जो जवाब है जिस सवाल के बारे में दिया गया, बिल्कुल सही है। बधाई हो। तक्षशिला विश्वविद्यालय को आप लोगों ने नहीं बताया अभी तक। तक्षशिला विश्वविद्यालय को यूनेस्को की साइट में 1980 1980 में शामिल किया गया था। ये मैंने बता दिया। अब आप लोगों को कमेंट करके नालंदा को बताना है। कुछ तो बताइए। चलिए, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हायर एजुकेशन का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। हायर एजुकेशन के टॉपिक में लास्ट क्लास में यहां तक डिस्कस हो चुका था। जी किरण जी, बिल्कुल सही है। नालंदा को 2016 में विश्व विरासत साइट्स में या फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, यूनेस्को के द्वारा किया गया था। यूनेस्को यूएनओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस फॉर, जो यूनेस्को के बारे में अगर पूरा समझते हैं, यूनाइटेड नेशंस फॉर एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। नालंदा को किया गया था 2016 में शामिल, और तक्षशिला को किया गया था वर्ष 1980 में शामिल। अब यहां पर समझते हैं लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो 2 फरवरी 1835 को इन्होंने जो कहा था, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या कहा था? इन्होंने वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर को ज्यादा बेहतर बताया कि ये ज्यादा अच्छा है। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट किया, वो होना चाहिए। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल या अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत, अर्थात धीरे से ऊपर से छन छन कर धीरे धीरे एजुकेशन निचले स्तर तक भी पहुंच जाएगी, नीचे के स्तर तक भी आ जाएगी। ये सारी बातें लॉर्ड मैकाले जी के द्वारा सुझाव दिए गए थे, सारी बातें बताई गई थी। 15 जुलाई को नालंदा यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया। रक्तिमा जी बहुत अच्छे, शाबाश। लेकिन अगर आपको सिर्फ वर्ष पता है, इतना भी पर्याप्त था। लेकिन अच्छी बात है कि आपको इतनी जानकारी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद हमने लॉर्ड विलियम के बारे में बात की, जिन्होंने अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा देने की बात की और सरकारी नौकरी में अंग्रेजी भाषा को कंपलसरी या फिर मैंडेटरी बनाने की भी बात की थी। ये कुछ बातें हमने समझी थी जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब कक्षा को एंड किया था। अब हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे क्योंकि रिवाइज कराने में थोड़ी सी स्पीड को ज्यादा रखना जरूरी है। मालती सिंह 1980 तक्षशिला बिल्कुल सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसके बाद और एजुकेशन में ब्रिटिशर्स के द्वारा बाकी क्या बदलाव किए गए, हम वो बात समझने वाले हैं। 1854 में वुड डिस्पैच आया। जो वुड डिस्पैच आया वो एजुकेशन के बारे में सबसे बड़ा एक माना जाता है कि एजुकेशन के लिए मैग्ना कार्टा का नाम, मैग्ना कार्टा नाम जो दिया जाता है इसलिए कि इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता था, ये सबसे बेस्ट था। ये मैग्ना कार्टा नाम दिया गया, दैट मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स का मैग्ना कार्टा माना जाता है कि 1255 में जो क्रांति हुई थी वो है, ग्लोरियस क्रांति हुई थी ब्रिटेन में, वो मैग्ना कार्टा माना जाता है। मैग्ना कार्टा से मतलब सिर्फ इस बात से लेकर है कि ये सबसे बेहतर यहाँ पर आमूल चूल बदलाव लाने के लिए था। ये बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर बदलाव लाने के लिए था। तो वुड डिस्पैच को 1854 में आया। 1854 में आपको ये पता होना चाहिए उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, क्योंकि वायसराय का पद तब तक नहीं आया था। वायसराय का पद 1857 की क्रांति के बाद आया था। तो 1854 में भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। इन्हीं के समय ये वुड डिस्पैच आया था जो एजुकेशन को लेकर ज्यादा अच्छा था। इसमें इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अंग्रेजी में आप देखेंगे प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ये इट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वुड डिस्पैच एक्ट। महिला शिक्षा पर भी बल दिया गया। महिला विमेन एजुकेशन पर इन्होंने फोकस करना शुरू किया।
पूरा का पूरा मास एजुकेशन की अगर बात करें, हाई लेवल पर एजुकेशन की बात करें, तो इस पे भी इन्होंने कोशिश की कि मास एजुकेशन को बढ़ाया जाए। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है कि प्राइमरी एजुकेशन या फिर प्राथमिक शिक्षा को ये कहा गया कि वो मातृभाषा में दी जाए, मदर टंग में दी जाए। इसका मतलब वो है जो हम लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में कन्नड़ में बात करता है तो उसको प्राइमरी एजुकेशन भी कन्नड़ भाषा में ही मिलनी चाहिए। अगर कोई बच्चा कश्मीर में रहकर वहाँ की भाषा बोलता है, कश्मीरी भाषा बोलता है, वो उसके साथ सहज है, तो उसे कश्मीरी भाषा में प्राइमरी एजुकेशन दो। भाई एजुकेशन प्रोवाइड कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये नहीं कि बच्चे को एक नई लैंग्वेज सिखाना है। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ज्ञान की बातें हैं वो किसी भी भाषा में बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। हम अगर हिंदी बेल्ट में बच्चे को कुछ बातें हिंदी में सिखा रहे हैं, ऐसी ही कुछ ज़रूरी बातें, ऐसी ही मोरल स्टोरीज, ऐसे ही गणित की छोटी-छोटी जो प्राइमरी बातें हैं, वो सब हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा में सिखाई जा रही हैं। हो सकता है क्या? होता ही है। इस बात को ध्यान रखा गया 1854 के वुड डिस्पैच एक्ट में, जिसमें ये माना गया कि प्राइमरी एजुकेशन जो वो मातृभाषा में होनी चाहिए। ये ऐसी बात है जिसको हम आज तक लेकर अड़े हुए हैं। हम लोग से मतलब सरकार। सरकार आज भी चाहती है कि बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन जो है वो किस में होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। इसके अलावा जो शिक्षा का आधार था, एजुकेशन का जो बेस था, वो शिक्षा का आधार धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया गया कि धार्मिक रूप से कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। धार्मिक रूप से कोई भी समस्या ना आए, इस पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा और जो था, वो ये था कि शिक्षा को हाई लेवल पर बढ़ाने के लिए और अच्छा बेहतर बनाने के लिए ग्रांट्स की बात की गई। ग्रांट्स से मेरा मतलब होता है अनुदान देना, सहायता देना, सब्सिडी देना, या फिर आप इसको कह सकते हैं डोनेशन का भी एक शब्द आप यूज़ कर सकते हैं कि एजुकेशन के लिए यहाँ पर अनुदान या फिर ग्रांट्स की बात की गई। सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसे देगी जिससे कि एजुकेशन को बेहतर किया जा सके। अगर अब मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि सरकार कुछ पैसे देगी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, क्या आपको याद आया कि सबसे पहली बार 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की बात किस वर्ष की गई थी? 1813 का चार्टर एक्ट आया था। उसमें ब्रिटिश शासन ने यह तय किया था कि भारत में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, एजुकेशन को अच्छे स्तर पर लाने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। स्पष्ट है इतनी बात? इसके बाद जो मैकाले साहब ने जो कॉन्सेप्ट दिया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल का, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का, उसको समाप्त करने की बात आई। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत कब लागू हुआ या कब अनुशंसा की गई? 1834 में अनुशंसा की गई थी लॉर्ड मैकाले जी के द्वारा। लेकिन समाप्त करने की बात कब की गई? 1854 में की गई। इसका मतलब 34 से लेकर 54 तक की बात हो रही है। 1834 से 1854, 20 साल तक इस पर फोकस किया गया, लेकिन 1854 में इसे समाप्त करने पर बात की गई। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं अभी तक कि वुड डिस्पैच में क्या-क्या बातें हमने समझी? सबसे पहली बात, 1854 का वुड डिस्पैच एक्ट जो कि एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन या शिक्षा क्षेत्र का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। याद रखना वायसराय नहीं थे। वायसराय पद 1858 में बना था। हालाँकि ये इतिहास की कक्षा नहीं है, इसलिए और डेप्थ में हम लोग नहीं जाने वाले हैं। लेकिन 1857 से पहले या फिर 58 के एक्ट से पहले माने तो सिर्फ गवर्नर जनरल का पद होता था। ये जो गवर्नर जनरल जो बने हुए थे इस समय लॉर्ड डलहौजी थे 1854 के समय। इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके प्रचार की तो बात की, लेकिन साथ में एक और बात की कि जो प्राइमरी एजुकेशन जिन बच्चों को प्रोवाइड करानी है, उनकी जो लैंग्वेज है वो मदर टंग होनी चाहिए। उस लैंग्वेज में, मदर टंग लैंग्वेज में हमको प्रोवाइड करानी चाहिए। विमेन एजुकेशन पर फोकस किया। विमेन एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया था। इसके अलावा जो एजुकेशन का बेस है, उसे सेकुलर बनाने की कोशिश की।
कि भाई सेकुलर से मतलब है कि धर्म को लेकर भेदभाव ना हो, ना एजुकेशन के स्तर पर हो, ना पढ़ाने के स्तर पर हो, ना एडमिशन के स्तर पर हो, और जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, जिस कंटेंट है सिलेबस में, हमारे करिकुलम में, पाठ्यक्रम में, उसमें भी धर्म को लेकर भेदभाव ना हो। वो सारी की सारी बातें जो हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हुई। अब इसके अलावा जो बात हुई कि एजुकेशन को लेकर यहाँ पर ग्रांट्स की बात हुई, और अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को समाप्त करना। ये वुड डिस्पैच आपको पता रहना चाहिए, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार मल्टीपल टाइम्स आता है। मालती जी, जी सर, ठीक है, अच्छा है अगर आप लोगों को समझ आ रहा है। याद रखना कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिलेबस में एक ही बात के इर्द गिर्द ना घूमे, कोशिश करें कि धीरे धीरे आगे भी बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट पर डिस्कस करते रह जाए। नवंबर में हमको कंप्लीट करना है, और ज्यादा समय नहीं बचा, दिवाली भी है बीच में। तो आप लोगों को भी लगातार बने रहना है मेरे साथ, और मैं भी पूरा अपनी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास लगाऊंगा कि नवंबर 30 नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जो फर्स्ट पेपर का हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात करें, तो जो विश्वविद्यालय बनाए गए वो मॉडल कहाँ से लिया गया? लंदन यूनिवर्सिटी का मॉडल जो था, उसके आधार पर हमारे देश में यूनिवर्सिटीज की स्थापना की बात आई। सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1857 1857 में। उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1857 में। उसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, वो भी 1857 में। मंथ अलग अलग हैं, जनवरी, जुलाई और सितंबर। मेरा ये सुझाव है आप लोगों के लिए कि अगर आप मंथ भी याद ना रखें, केवल इतना याद रखें कि 1857 में हुई, लेकिन इनकी क्रोनोलॉजी समझें कि कैसे इस क्रोनोलॉजी को कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, सीबीएम से आप याद रख सकते हैं। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, यहाँ पर इस क्रम में स्थापना हुई थी यूनिवर्सिटीज की। किस आधार पर स्थापना हुई थी? यूनिवर्सिटी लंदन जो में स्थापित थी, उसी मॉडल के आधार पर स्थापना हुई। ये तीन बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर पूछूंगा, इनकी डेट पूछूंगा आपसे कि कब कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। तो नेक्स्ट क्लास में फिर भी अगर आप लोग जवाब नहीं देते, तो फिर वही बात समस्या आ जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा कि अगर मुझे ये लगना शुरू हो जाएगा कि आप लोग एक्टिव ही नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते, या फिर इस एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है, तो यहाँ आकर फिर कोई भी शिक्षक क्यों ज्यादा समय देगा आपको? भाई शिक्षक अपनी ऑफलाइन क्लास में, अपने कोर्स में, अपने ऐप पर लगातार एक्टिव रहेगा। यूट्यूब पर क्यों एक्टिव रहेगा? यूट्यूब पर अगर आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आपसे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आपका रेस्पॉन्स भी उतना ही अच्छा, सकारात्मक होना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद एजुकेशन को लेकर जो कमीशन आया, उसका नाम है हंटर कमीशन या हंटर आयोग। यह आया था 1882 में। 1882 में आया। उस समय लॉर्ड रिपन जो थे, वो भारत के वायसराय थे। वायसराय का पद अब आ चुका था। 1858 में वायसराय का पद आ चुका था। पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने हुए थे, या बने हुए थे, क्या बने थे। 1857 की क्रांति के बाद से ऐसा पद आया। हंटर कमीशन 1882 में बना। इसके अध्यक्ष का नाम था सर विलियम विल्सन हंटर। केवल हंटर भी याद रख लोगे, कोई समस्या नहीं है। बस ये जानबूझकर एक जानकारी प्रोवाइड कराने का उद्देश्य कि आपको नाम पता रहे। अगर केवल हंटर याद है तो कोई दिक्कत नहीं, वर्ष याद रहे। 1882 में हंटर कमीशन आया। इंडियन मस्ती, गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। इस हंटर कमीशन में क्या क्या काम हुए? प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए और विकास के लिए सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया कि प्राइमरी एजुकेशन को ही सबसे अच्छे स्तर पर समझना होगा, प्राइमरी एजुकेशन को ही बेहतर बनाना होगा, इसका डेवलपमेंट करना होगा। क्योंकि अगर हम प्राइमरी लेवल पर ही फेल हो जाते हैं तो आगे नहीं समझ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। एजुकेशन को हायर एजुकेशन तक ले जाने के लिए प्राइमरी का होना तो जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस था प्राइमरी एजुकेशन पर। इस कमीशन का, हंटर कमीशन का एक और नाम था भारतीय शिक्षा आयोग, या फिर इसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे इंडियन एजुकेशन कमीशन। इसके बाद महिला शिक्षा पर बल देने की बात की गई। इससे पहले महिला शिक्षा पर कहाँ बल देने की बात की जा रही थी? अभी हमने पढ़ा वुड डिस्पैच 1854 जो पढ़ा था, वहां भी विमेन एजुकेशन पर काफी फोकस किया गया।
हंटर कमीशन में भी फोकस किया गया। इन्होंने भी यही बात की जो वुड डिस्पैच में की गई थी कि आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, आपकी मदर टंग में होनी चाहिए, अर्थात मातृभाषा में इसको होना चाहिए। ये बातें थी हंटर कमीशन में जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। इनसे ही रिलेटेड प्रश्न बार बार आते रहते हैं, इनसे ही ये प्रश्न बार बार पूछते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत मुश्किल बातें आपसे पूछी जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत आसान सी बातें पूछी जाती हैं, बस उस सिलेबस को आप सिस्टेमेटिक रूप से कवर कर लें। इतनी सी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्या था कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी प्राइमरी एजुकेशन को लेकर वो किसे दे दी गई, म्युनिसिपालिटीज को या नगर निकाय को दे दी गई। विश्वविद्यालय की जो स्थापना इस दौरान 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना हुई। आपको याद है इससे पहले हमने 3 यूनिवर्सिटी की बात की थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी। इन तीनों ही यूनिवर्सिटी की स्थापना एक ही वर्ष में की गई थी, जिस वर्ष का नाम है 1857 में। यहाँ पर ये जनवरी में स्थापना की गई, इसकी जुलाई में स्थापना की गई और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना सितंबर में की गई। आपको यहाँ भी याद रखना है कि 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। अब सुनने में ये लगेगा कि सर ऐसी बातें क्यों रिलीवेंट हैं? भाई वो क्या करेंगे आपसे, एक तरफ 4 यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, दूसरी तरफ वर्ष लिख देंगे और फिर आपको ऑप्शंस दे देंगे कि मैच कीजिए इसको। तो ये आपको पता होना चाहिए। सीबीएम कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इनकी स्थापना 1857 में हुई और इसके अलावा 2 और यूनिवर्सिटी की अभी तक हमने समझा। एक यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1882 में हुई और दूसरी एक यूनिवर्सिटी 1887 में जिसकी स्थापना हुई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इन नाम आपको वर्ष के साथ याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, आपको जवाब देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो कमीशन आया, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये पीपीटी में से सही नहीं हो पाया, ये 1902 होना चाहिए। चलो मैं बाद में सही करवा दूंगा इसको, अभी के लिए आप ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। थॉमस रैले आयोग जो है या थॉमस रैले आयोग कमीशन जो है 27 जनवरी 1902 को आया। हिंदी में सही लिखा हुआ है, सॉरी अंग्रेजी में सही लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ी सी गलती हो गई है, तो इसको हम लोग सुधार कर लेंगे। तो इसे आप 1982 ना मानकर 1902 मानकर चलिएगा। इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन जो थे भारत के वायसराय थे। वायसराय का मतलब ही क्या है? वायसराय का जो पद है वो 1858 से आया। उससे पहले जो भारत के पूरे प्रशासन को देखते थे उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाता था। अब चूंकि 1902 जो वर्ष 1857 के तो बाद का है, 58 के बाद का है, तो पहले जो थॉमस रैले कमीशन में वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। इसको जो मुख्य काम दिया गया था रेले कमीशन को वो ये था कि जो जो विश्वविद्यालय हमने स्थापना की थी उनकी स्थिति का एनालिसिस करना था, असेसमेंट करना था, असेसिंग द सिचुएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो एक बात ये भी याद रखना कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग की स्थापना विश्वविद्यालयों की स्थिति के आकलन के लिए की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन was constituted by the Britishers to assessment or for the assessment of universities situation। तो ये आपको पता होना चाहिए, रैले कमीशन के द्वारा की गई थी। 1904 में क्या हुआ था, इस 1902 में जो रैले कमीशन आया था इसी के आधार पर, इसी के सुझाव पर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट की स्थापना की गई। मेरा सुझाव है कि इसको रट लेना, ये आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते, ये आपको रटना होगा कि भारतीय यूनिवर्सिटीज एक्ट या इंडियन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट किस वर्ष आया? 1904 में आया। किस कमीशन की अनुशंसा पर, सुझाव पर, सलाह पर, रिकमेंडेशन पर, जो भी शब्द यूज करें उस पर आया, तो रैले कमीशन के रिकमेंडेशन पर आया। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज इंक्रीज्ड, कि सरकार का जो था यूनिवर्सिटी के ऊपर कंट्रोल बढ़ा दिया गया इसके सुझाव पर। एंड 5 लाख रुपीज पर ईयर फॉर एजुकेशन एलोकेटेड, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की
इन्वेस्ट करने की बात की गई। अब फिर वही बात आती है, मैं बार-बार पुरानी बात क्यों लिंक कराता हूँ आपसे कि मैं नहीं चाहता आप कन्फ्यूज़ हों। इससे पहले जो अभी बात हुई है 5 लाख रुपए, जो बात हो रही है 5 लाख रुपए पर ईयर की बात हुई है। इससे पहले आप ये भी याद कीजिए 1 लाख रुपए पर ईयर की बात हुई थी। ये किस वर्ष हुई थी एजुकेशन पर खर्च करने के लिए? कि एजुकेशन की बेहतरी के लिए, एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात हुई थी, लेकिन 5 लाख रुपए पर ईयर प्रतिवर्ष जो खर्च करने की बात हुई है, वो रैले कमीशन में हुई है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना, अपने नोट्स बनाते चलिए। अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे, सिर्फ़ इस क्लास को देख लेने से फ़ायदा नहीं है। मैं ये भी नहीं रिकमेंड करने वाला इसी क्लास को आप 10 बार देखिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ आप एक बार देखो, ठीक से देखो, अपने नोट्स भी बनाओ। बाद में सिर्फ़ नोट्स से रिवीजन करते रहो। जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, तो ये अक्सर होता है कि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है और समय बहुत कम है। उस समय ऐसा अक्सर होता है कि तनाव होने लग जाता है कि क्या होगा? एग्ज़ाम पास कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? तो मेरा उसके लिए सुझाव आप लोगों के लिए जो है, उस स्थिति के लिए, वो सिर्फ़ ये सुझाव है कि अपने कुछ ऐसे नोट्स तैयार रखो जो शॉर्ट नोट्स हों, छोटे नोट्स हों, जिनका आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। ऐसी-ऐसी बातें सब लिखते चलिए। आपको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करेंगे, बहुत आसानी से सारे काम हो जाएँ। ठीक है? चलो आगे समझते हैं। अब इसके बाद शांति निकेतन, ये समझ लेना एक बार पॉइंट। शांति निकेतन की जो स्थापना की गई थी, गुरुदेव के द्वारा की गई थी, रवींद्रनाथ टैगोर, इनका नाम आपने सुना होगा। गुरुदेव पहले ऐसे भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। 1913 में आपने सुना होगा इनके द्वारा गीतांजलि एक पुस्तक लिखी गई थी, साहित्य के क्षेत्र में या लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था, साहित्य के क्षेत्र में। इन्होंने क्या किया था, भारतीय भाषाओं के विकास के लिए 1921 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। ये शांति निकेतन की स्थापना बंगाल या फिर कलकत्ता कहना ज़्यादा ठीक है, वहाँ पर की गई थी। आज भी चलता है ये। जैसे जब चल रहा था, आज भी कुछ बदलाव के साथ आज भी चलाया जाता है। ये इंडियन एजुकेशन को अच्छे स्तर पर ले जाने की बात थी। वजह क्या थी? अंग्रेज लगातार इस बात पर बल दे रहे थे कि हायर एजुकेशन जो अंग्रेजी माध्यम में ही प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन समस्या ये बनी हुई थी कि हायर एजुकेशन के अंग्रेजी माध्यम को अफ़ोर्ड कर पाना हर किसी के लिए आसान नहीं था। हर किसी के लिए वो बहुत आसान सी बात नहीं थी। परिस्थितियाँ भी वैसी थीं, आर्थिक समस्याएँ भी थीं, सामाजिक समस्याएँ भी थीं, पहुँच एजुकेशन तक नहीं थी, ऐसी तमाम बहुत सारी बातें थीं। तो उन सारी बातों में से ही टैगोर जी ने ये सोचा या ये इनको सही लगा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि भारतीय भाषाओं के डेवलपमेंट के लिए खुद के एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या करें, अपनी खुद की यूनिवर्सिटी शुरू करें। तो शांति निकेतन नाम से आप मान सकते हैं ये यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। फैक्ट्स वही हैं याद रखने के लिए। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई, क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या था? अगर गुरुदेव के बारे में आपको थोड़ा-सा समझना है, टैगोर साहब को, रवींद्रनाथ टैगोर साहब को हम लोग गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। टैगोर साहब को जो गुरुदेव की उपाधि दी गई थी, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि गुरुदेव के द्वारा दी गई थी। दोनों ने एक दूसरे को उपाधियां दे दी थी। 1862 में इंडियन यूनिवर्सिटी, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे। हाँ, पिता तो उनके देवेंद्रनाथ टैगोर ही थे, बिल्कुल। ये शांति निकेतन की आप स्थापना की बात करें, उसे रीचेक कर लेना। हाँ, आप भी रीचेक कर लेना। तो टैगोर जी को गुरुदेव कहा जाता था, गांधी जी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी जी को जो बापू की उपाधि, जो फादर की उपाधि की बात करते हैं, वो बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। और टैगोर जी के बारे में बात करें तो हमारे देश का जो राष्ट्रगान है,
उसको भी, जिसको हम जन गण मन के नाम से जानते हैं, उसको भी गुरुदेव ने ही लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिसे भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपना लिया था, जो अपनाया गया था। इसके अलावा टैगोर जी के बारे में और बात करें तो 1913 में टैगोर जी के द्वारा लिखे गए एक साहित्यिक पोएटिक जो बुक थी, गीतांजलि, गीतांजलि, उसके लिए 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है। नोबेल प्राइज की कई सारी कैटेगरीज हैं। जब करंट अफेयर्स के अगर कुछ क्लासेस समझेंगे, पढ़ेंगे, तब उसमें वो बातें हम डेप्थ में समझेंगे कि मेडिसिन के साइंस में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है। जी हाँ, इंडियन मस्ती, मैंने आपका पॉइंट देख लिया है, आप रीचेक कर लीजिएगा। चलो, तो ये तो था टैगोर जी के बारे में जो जानकारी थी। अब आगे बढ़ते हैं लोग। अब इसके बाद और कौन सा कमीशन है, हम लोग एक क्रम से समझते चल रहे हैं कि एजुकेशन में बदलाव लाने के लिए कौन कौन से ऐसे कमीशन आए जो ब्रिटिश काल के दौरान आए। जब हम ब्रिटिश काल वाले सारे कमीशन देख लेंगे, मतलब 1947 तक, उसके बाद आजादी के बाद क्या क्या हमने बदलाव किए, हमसे मतलब भारत सरकार ने क्या क्या बदलाव किए आजादी के बाद। सैडलर कमीशन आया 1917 में, 1917 में सैडलर कमीशन आया। जो अध्यक्ष थे, उनका अध्यक्ष का नाम था माइकल सैडलर। इस कमीशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। सैडलर कमीशन है, इसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अध्यक्ष माइकल सैडलर थे। स्कूली शिक्षा के लिए इन्होंने बोला कि कम से कम 12 वर्ष की तो स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। जो एजुकेशन है स्कूल लेवल की, जिसे आज भी 12वीं कक्षा तक हम पढ़ाई करते हैं, 12 वर्ष की कक्षा, 12 वर्ष की जो शिक्षा है उसकी बात होती है। तो स्कूली शिक्षा जैसे अभी 12 वर्ष की है, वैसी उन्होंने बात की 12 वर्ष की होनी चाहिए। 10+2+3 मॉडल की बात की, मतलब 10 तक पढ़ाई करो, 2 साल इंटरमीडिएट होनी चाहिए और फिर 3 साल की ग्रेजुएशन, इसके बारे में उन्होंने बात की। इसके बाद हायर एजुकेशन की बात की कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कहीं जाते हैं, आप पीएचडी के लिए जाते हैं। एमफिल तो अब नहीं रहा। नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में जो आई है उसको हम समझेंगे, आने वाली कक्षाओं में वहां तक भी जाएंगे, वो भी सारी बातें समझेंगे। एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, करिकुलम से हटा दिया गया है, लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी एमफिल किया हुआ है, ऐसा नहीं कि उनको अमान्य घोषित कर दिया गया। नए बच्चों के लिए एमफिल का जो प्रोग्राम था, पाठ्यक्रम जो था, उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये सारी बातें सैडलर कमीशन में याद रखनी, जो किस वर्ष आया था, 1917। आपके लिए कमीशन और उसका वर्ष तो इंपॉर्टेंट है ही, उसमें क्या क्या बातें हुई, जो पॉइंट्स ज्यादा रिलीवेंट है, वो सारे मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, ताकि आपको समस्या ना आए बाद में। इसके बाद देखिए, भारत सरकार अधिनियम आया 1919 का। इसमें एज ये हम लोग इतिहास के संदर्भ में नहीं समझ रहे कि 1909 को भी पढ़ना है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या था, ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्या था। हम लोग एजुकेशन के, हायर एजुकेशन जो टॉपिक है, हम उसको ध्यान में रखकर कवर कर रहे हैं। तो 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो एजुकेशन है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रांत का विषय है। इसका मतलब क्या है कि प्रांत या स्टेट उसके बारे में कानून बना सकते हैं। ये 1919 में तय किया गया। कैसे, इसको अगर समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं। जो हमारा संविधान है वो भी क्या कहता है, वर्तमान स्थिति समझ लो, वो बात भी समझ आ जाएगी। हमारे संविधान में कुछ अनुसूचियां दी गई हैं, जिसे हम अंग्रेजी में शेड्यूल्स बोलते हैं। शेड्यूल्स दिए गए हैं। मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूचियां संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई, तो टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूची में जो 12 शेड्यूल्स हैं, एक शेड्यूल है 7th नंबर का, 7वीं अनुसूची। इस शेड्यूल्स में कुछ लिस्ट दी गई है, सूचियां दी गई हैं। इसमें 3 तरह की लिस्ट है। एक लिस्ट होती है जिसको कहते हैं यूनियन लिस्ट, केंद्रीय लिस्ट या फिर केंद्र सरकार की लिस्ट, सूची। एक है जिसको कहा जाता है स्टेट लिस्ट या राज्य की सूची। और इसके अलावा एक लिस्ट है जिसको बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट को
हिंदी में कहा जाता है समवर्ती सूची। इसमें क्या है, क्यों बता रहा हूं मैं ये आपको, कि स्टेट को कैसे अधिकार दिया गया वो आपको जानना है, थोड़ा सा समझना है। देखिए यूनियन लिस्ट में क्या है, कि यूनियन लिस्ट में क्या है, कुछ सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं। जैसे मूल संविधान में 97 ऐसे सब्जेक्ट्स थे। सब्जेक्ट से मतलब है कि कुछ बातें लिख दी, जैसे कि परमाणु हथियार, अंतरिक्ष, ऐसे कुछ मुद्दे, विषय लिख दिए गए, सब्जेक्ट्स लिख दिए गए, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल यूनियन सरकार या केंद्र सरकार को है। बात समझ आई इतनी? तो केवल यूनियन या केंद्र सरकार को अधिकार है। 97 पहले सब्जेक्ट्स थे, इसको बाद में बढ़ाकर 100 कर दिया गया। याद रखना, मैं सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, एंट्रीज की नहीं। एंट्रीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। एंट्रीज में क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट को A B C D करके कई एंट्री का नाम दिया जा सकता है। जी नरेंद्र जी, आपको भी प्रणाम। वैसे स्टेट लिस्ट की बात करें तो जो मूल संविधान था उसमें 66 सब्जेक्ट्स थे, वर्तमान में 61 हो गए हैं। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची की अगर बात करते हैं, तो समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 सब्जेक्ट्स थे, बाद में बढ़ाकर 52 कर दिए। यहां से 5 सब्जेक्ट्स को हटाकर यहां पर लाया गया। अब इसमें अंतर क्या है, जो हम समझ रहे थे अभी, उससे इसका क्या लेना देना है वो समझना। ये जो 97 सब्जेक्ट्स थे या वर्तमान में 100 सब्जेक्ट्स हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। ये जो 61 सब्जेक्ट्स हैं वर्तमान में, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। जैसे एक अधिकार तो है जो मोदी सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, वो इन 100 विषयों पर है। जो योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें केजरीवाल जी, या फिर हरियाणा की बात करें खट्टर जी, उनकी सरकार को कानून बनाने का जो अधिकार है इन 61 सब्जेक्ट्स पर। लेकिन ये जो बचे हुए 52 सब्जेक्ट्स हैं, इस पर दोनों को शक्तियां हैं, इक्वल पावर्स हैं कानून बनाने की। लेकिन अगर राज्य, इसके अलावा जैसे कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का हिस्सा है वर्तमान में। अगर एजुकेशन पर कोई एक नियम कानून केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है, लेकिन दोनों में से अगर टकराव आ जाएगा किसी कारण से कानून बनाने के बाद, तो केंद्र सरकार के कानून को ऊपर माना जाएगा राज्य सरकार के कानून की तुलना में। एक स्थिति, यानी कि एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कानून को वरीयता दे दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के कानून की तुलना में। दूसरी एक और स्थिति है यहाँ पर, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बना दिया और उस कानून को प्रेसिडेंट साहब ने अपनी सहमति दे दी, राष्ट्रपति जी ने उस पर सिग्नेचर करके अपनी सहमति दे दी, तो वो केंद्र सरकार के कानून से, जो कि बाद में बनने वाला है या बनेगा, उससे ज्यादा प्रिफरेंस रखता है, उससे ज्यादा वरीयता रखता है। ये बात स्पष्ट हुई। अब यहाँ पर जो समझ रहे हैं कि स्टेट प्रांत के पास ये चला गया था, प्रांत में क्या आता है वो सब चला गया, कि वो कानून बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे। यहाँ पर भी यही बात लिखी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एजुकेशन को, शिक्षा को प्रोविंशियल का हिस्सा बना दिया, प्रांत का हिस्सा बना दिया। अर्थात जो यूनियन लिस्ट थी या फेडरल लिस्ट थी, अब वो कानून नहीं बनाएंगे। यस सर, आवाज आ रही है। नरेंद्र जी, आप शायद बहुत पीछे से देख रहे हैं वीडियो को, लाइव पर आ जाइए। लाइव पर आ जाइए, तब वहां पर थोड़ा सा आगे करके दोबारा बाद में देख लीजिएगा। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स का मतलब है प्रांतों को अधिकार मिल गया कानून बनाने का, किसके बारे में, शिक्षा के बारे में। कौन से एक्ट से मिला, 1919 के एक्ट से मिला। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। इसके बाद जो कमेटी आई उसका नाम है हार्टोंग कमेटी। हार्टोंग कमेटी अंग्रेजी में भी लिखा है, 1929 में आई। इसके अध्यक्ष जो बने थे सर फिलिप हार्टोंग थे। इसमें क्या था कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है, यानी कि जो हायर एजुकेशन है, उसमें बेहतर करना है, उसमें सुधार करने की बात थी। अब इसमें क्या हुआ कि इसी दौरान एक और बात की गई, CABE के गठन की बात की गई। पहली बात तो CABE की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ भी है। अगर आपका मीडियम हिंदी है तब भी CABE की फुल फॉर्म आप लोग याद रखना। जैसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये इसका पूरा नाम है CABE। इसके गठन की बात कब की गई थी, 1929 में हार्टोंग कमेटी के द्वारा इसके गठन की बात की गई। ये आपको याद रखना होगा कि CABE की फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद अगर बात करें
नया जो कमीशन आया, वर्धा कमीशन या फिर वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा एजुकेशन स्कीम 1937, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका वर्ष याद रखना कि वर्धा कमीशन या फिर वर्धा एजुकेशन स्कीम किस वर्ष आया था। क्या समझ आ रही है इतनी बात? चलिए, इसमें क्या-क्या बात हुई? इसमें सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया गया, बेसिक एजुकेशन पर फोकस किया गया कि प्राइमरी स्तर पर जो पहली से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की बात की गई, 1937 की वर्धा स्कीम में। इसके जो अध्यक्ष थे, इनका नाम ज़रूर याद रखना, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब थे, जो वर्धा एजुकेशन स्कीम जो लाई गई, उसके हेड थे। ये स्कीम जो थी गांधीवादी दर्शन शास्त्र पर थी, जो गांधी जी की फिलॉसफी थी, उस पर आधारित थी। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी का ये कहना था, फिलॉसफी क्या थी गांधी जी की? उनका मानना था कि एजुकेशन को इस तरह की एजुकेशन के रूप में प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि बच्चों को पढ़ने के साथ-साथ अपने आप आत्मनिर्भर होने के लिए भी कुछ कला को सीखने का मौका मिल जाए। जिसको कहा गया, आसान भाषा में अगर समझें तो व्यावसायिक कोर्स, वोकेशनल कोर्स, कि बच्चों को कढ़ाई, बुनाई, कताई ये सारे काम आने चाहिए। ये गांधी जी का मानना था। क्यों? वो ये चाहते थे कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ना हो, बल्कि किताबी ज्ञान के साथ 48 पूरी नहीं समझ पाया मैं आपका कमेंट। एक बार फिर ठीक से लिख दीजिएगा अगर कोई डाउट है तो। हाँ, फिर से एक बार लिख दीजिएगा अगर कोई का डाउट है तो। तो गांधी जी का क्या मानना था कि बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाए। केवल किताबी ज्ञान तक उनको सीमित ना रखा जाए। तो इसलिए इसमें एम्फेसिस किस पे था? गांधीयन फिलॉसफी पर था। 7 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन सब के लिए भी, जो कर सकते हैं उन सब के लिए भी कंपल्सरी बना दिया जाए कि फॉर द 7 इयर्स जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और मातृभाषा में होनी चाहिए। ये जो मातृभाषा में एजुकेशन की बात है, आपको लग रहा होगा हर बार आती है। वजह सिर्फ इतनी है कि बच्चे को अपनी ही लैंग्वेज में सीखने में जितनी आसानी होती है, क्योंकि जब वो माता-पिता के साथ रहता है और लैंग्वेज को नरेंद्र जी, अभी-अभी आप पीछे चल रहे हैं। जो आप जवाब दे रहे हैं, वो बहुत पीछे दे रहे हैं। क्लास पर लाइव आ जाइए। चलो नेक्स्ट वन बात करते हैं कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए 7 साल की, मातृभाषा में हो, अनिवार्य हो, निःशुल्क हो। मातृभाषा में क्यों हो? जो हम बात कर रहे थे। जब माता-पिता के पास बच्चा होता है, तो जब वो पहली बार बोलना सीखता है, तो माता-पिता जिस भाषा में बात करते हैं, जिस भाषा के शब्दों को बार-बार उससे रिपीट करवाते हैं, बार-बार उनकी पुनरावृत्ति करवाते हैं, उसके गलत हो जाने पर सुधारते हैं, तो वही भाषा उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। उसी भाषा में व्यक्ति या बच्चा सहज होने लग जाता है और उसी भाषा में बोलने के अलावा सोचना भी शुरू कर देता है। आप अक्सर ऐसा देखेंगे कि आप ज़्यादातर, हो सकता है आप एक से ज़्यादा भाषाएँ जानते हों, लेकिन ज़्यादातर आप जब दिमाग में आपके विचार चलते हैं, वो आपकी अपनी मातृभाषा में चलते हैं। आप अपनी भाषा में सोचते हैं। आप अपनी भाषा में सोचने के बाद हो सकता है उसका ट्रांसलेशन वर्जन दूसरे के साथ डिस्कस करें, वो हो सकता है। लेकिन आप अक्सर अपनी भाषा में सोचते हैं, अपनी भाषा में सीखते हैं। तो यहाँ पर ये ज़रूरी था कि जो आपकी मातृभाषा है, उसी में आपको एजुकेशन दी जाए ताकि बच्चे के लिए आसान हो जाए। इसके अलावा जो वर्धा स्कीम के बात करें, सार्जेंट योजना या 1944 की जो सार्जेंट योजना आई थी, इसका भी आपको वर्ष याद रखना है। सार्जेंट योजना 1944 1944 में आई। इसके अध्यक्ष का नाम था, दोनों लैंग्वेज में आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा कि जो अध्यक्ष थे सर जॉन सार्जेंट वहाँ भी लिखा हुआ है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में, जो हायर एजुकेशन वाला जो मामला था, उसको 2 भागों में बाँटने की बात की। एक विद्या विषयक शिक्षा अर्थात एकेडमिक एजुकेशन, एक ऐसी एजुकेशन हो जो किताबों के बारे में किताबी ज्ञान भी प्रदान करे, जो एकेडमी से संबंधित हो। लेकिन दूसरा होना चाहिए था टेक्निकल एजुकेशन हो और साथ-साथ वोकेशनल एजुकेशन हो। ऐसे कोर्स प्रोवाइड कराए जाएँ जिन्हें पढ़ने या करने के बाद में आसानी से रोज़गार मिल जाए। जैसे कि आज के समय में आप बीटेक को देखते हैं। बीटेक, एमबीए, बीसीए, इन सबको टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन कहा जाता है, लेकिन बीए को कभी नहीं कहा जाता। क्यों? बीए जो एक एकेडमिक एजुकेशन है, लेकिन बीटेक जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन है।
क्यों? बीटेक करने के बाद एक आप स्किल डेवलप कर लेते हैं और आपको जॉब के या रोजगार के बेहतर अवसर मिल जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं राज्य के द्वारा। इसके अलावा जो गर्ल्स एजुकेशन है उस पर फोकस किया गया सार्जेंट योजना में, और होम साइंस जो सब्जेक्ट है वो इसी समय पर इंट्रोड्यूस करने की बात की गई कि होम साइंस एज ए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। ये 1944 का जो सार्जेंट प्लान था उसके अनुसार ये बात आई। यूजीसी जिसके द्वारा आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, जो अभी आप देख रहे हैं कि आपको जो स्कॉलरशिप भी मिलेगी जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो मिलने वाली है, वो जो जेआरएफ भी आपको मिलेगा वो भी यूजीसी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो वर्तमान का यूजीसी है इसको पहली बार स्टेब्लिश करने की जो बात की गई थी वो 1944 में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते, इसको किसी भी एंगल से आप गलत नहीं कर सकते कि पहली बार इसकी स्थापना की बात कब की गई, 1944 में। वो अलग बात है कि 1956 में 1956 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी की जो स्थापना की गई थी 1956 में की गई। 6 से 11 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की या फ्री एजुकेशन की बात की गई। ये सब कहां पर किया गया, 1944 का। तो अक्सर इनमें से कुछ बातें ऐसी होंगी जो वर्तमान में लागू हैं भारत में, वर्तमान समय में बन चुकी हैं। तो वो सारी वही बातें हैं जो ऐसी बातें जो 6 से 11 तक एजुकेशन है, हमने अभी क्या कर दिया, 6 से 14 वर्ष तक के लिए राइट टू एजुकेशन की बात की। पहले हम बात भी कर चुके हैं अनुच्छेद 21 ए में 86वां संविधान 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अनुसार। तो ये सब जो बातें थी वो सार्जेंट शिक्षा योजना का हिस्सा थी। नोट्स बनाते रहना, नहीं तो अभी तो लगेगा सब समझ आ रहा है, एग्जाम में जाकर लगेगा पढ़ा तो था बस याद नहीं आ रहा। और उस स्थिति का कोई फायदा नहीं कि आप यहाँ पर समय दें, उसके बारे में पढ़ें और फिर समस्या होने लग जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आजादी के बाद शिक्षा का विकास। यानी कि जो अभी तक हमने समझा था वो आजादी से पहले शिक्षा के बारे में बात की थी। इसका मतलब हमने शिक्षा को या एजुकेशन को 3 फेज में समझा है। अगर आपने अभी तक शुरुआत से कक्षा देख रहे हैं, पहला फेज जो हमने समझा था वो ये समझा था, जो पहला फेज हम समझा था वो वैदिक युग में या फिर पुरातन समय में या एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में शिक्षा के बारे में जो बातें थी वैदिक समय में, वैदिक युग में एजुकेशन की बात। इसी वैदिक युग का एक हिस्सा पूरी तरह से हम प्राचीन भारत भी मान सकते हैं कि प्राचीन समय में, प्राचीन भारत के समय, क्योंकि वैदिक युग के बाद भी हम लोग बात करेंगे तो तक्षशिला और नालंदा जैसी बातें आएंगी, वहाँ एजुकेशन। दूसरे हिस्से में हमने ये समझा एजुकेशन में कि जब ब्रिटिश भारत था, अर्थात जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, ब्रिटिश इंडिया, उस दौरान अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए, उन्होंने क्या-क्या मदद की, कैसे यूनिवर्सिटीज की स्थापना की, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज की स्थापना की, किस वर्ष स्थापना की, ये सारी बातें हमने समझी। इसके बाद जो तीसरा फेज है वो ये है कि जब भारत आजाद हो गया, आफ्टर इंडिपेंडेंसी, आजादी के पश्चात, आजादी के पश्चात या फिर ये कहें कि स्वतंत्रता के बाद एजुकेशन सिस्टम में क्या-क्या बदलाव आए। हमने क्या किया अभी तक, इस वाले हिस्से को कवर कर लिया है और इस हिस्से को भी कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता के बाद एजुकेशन में क्या-क्या बदलाव आए जो आज तक हमारा हिस्सा बने हुए हैं, वो कैसे आए, एजुकेशन पॉलिसी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी उसमें कितनी बार बदलाव आया, जो वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी है जो लेटेस्ट है 2020 की, वहां तक हम कैसे पहुंचे, ये सारी बातें, जीडीपी को लेकर हमने क्या क्या विवाद शुरू किए, कितने प्रतिशत खर्च हो कितना ना हो, वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का फिर स्वागत रहेगा। आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि तब तक जो 3 कक्षाएं हुई हैं, आप तीनों कक्षाओं का रिवीजन करके आइए। नेक्स्ट क्लास में फिर कोशिश रहेगी कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। वो अलग बात है कि आप लोग जवाब देना सही नहीं समझते, जवाब दिया कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेरा नाम आजादवीर सिंह है। मैं ये बता रहा हूँ बाद में,
पहले बताना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक रुके होंगे, मेरे साथ रुके हुए, क्योंकि अभी दिख रहा है कि काफ़ी बच्चे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। तो नेक्स्ट कक्षा में मिलते हैं। नेक्स्ट कक्षा में फिर से कोशिश रहेगी कि आप लोग जो हमने अभी तक समझा उसको पढ़ कर आएँगे, इनका रिवीजन करके आइए। इससे ये हो जाएगा कि जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे और मैं आपसे प्रश्न पूछूँगा, आप जवाब देंगे, तो हो सकता है आप एक बार को गलत जवाब दें, या ऐसा भी हो सकता है आप जवाब ही ना दे पाएँ, लेकिन एट लीस्ट आपका ब्रेन कोशिश करेगा याद करने की, रिकॉल करने की। अगर आप जवाब नहीं भी दे पाए तो आप दोबारा रीचेक करेंगे। इससे क्या होगा कि ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद होनी शुरू हो जाएँगी। तब तक के लिए दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। नमस्कार।